हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहा था मैं आप लोगों के साथ? बायनोमियल एक्सपांशन डिस्कस कर रहा था। तो ये चीज तो सबको क्लियर हो गई थी। ए प्लस बी होल रेस टू पावर एन का एक्सपांशन क्या होता है? एन सी जीरो ए टू दी पावर एन प्लस एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस सो ऑन। और इस तरह से लास्ट टर्म जो आएगी एन सी एन बी टू दी पावर एन, ये डिस्कस कर रहा था। फिर जनरल टर्म पे आ गए थे हमने। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, टी आर प्लस वन ये जनरल टर्म होता है। तो टी आर प्लस वन जनरल टर्म है, तो इसका एक्सपांशन होता है एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। इस जनरल टर्म से मतलब क्या होता है? इस जनरल टर्म का मतलब है, जो बच्चे ऑनलाइन है उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑफलाइन को तो बता दिया था। अगर आपको मान लो फिफ्थ टर्म निकालना है इस एक्सपांशन में, तो टी फाइव लिखेंगे फिफ्थ टर्म, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे टी फोर प्लस वन लिखेंगे, समझ में आया? और उसके बाद कंपेयर करेंगे इससे, आर को इससे कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर। और ये पूरे एक्सपांशन में क्या हो जाएगा? एन सी आर की जगह पे फोर रख देना, ए टू दी पावर एन माइनस फोर, और ये हो जाएगा बी टू दी पावर फोर। समझ में आया? इसका फोर्थ टर्म हो जाएगा। फर्दर अगर आपको ए बी की वैल्यू दी हुई तो पुट करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें मैंने बता दी थी थोड़ी देर पहले ऑफलाइन में। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीधा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 8.2, 8.2 ये मैं सबसे पहले बताऊंगा। और इसका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जल्दी से बुक में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द कोफिशिएंट। नहीं, एक मिनट ना, वन और टू की जगह ना हम थ्री और फोर पहले करते हैं, वो ज्यादा आसान है। इसका ऑर्डर थोड़ा करेक्ट नहीं है, थ्री फोर ज्यादा इजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थ्री हम पहले देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री क्या लिखा है देखो जल्दी से। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ। किसके एक्सपांशन में? बताओ किसके एक्सपांशन का जनरल टर्म लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल टू दी पावर सिक्स। इसके एक्सपांशन का जनरल टर्म हमको लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इसको भाई कंपेयर कर दोगे इससे, ए प्लस बी की पावर एन से, ठीक है? दोनों को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वाई। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिक्स। ये हो गई। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला देखो मैंने यहां लिख रखा है। तो जनरल टर्म का पहले फॉर्मूला लिख लोगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। ये लिख दिया हमने। अब आपको कुछ नहीं करना है, एन ए और बी की वैल्यू जो हमने यहां पर ली थी उसको इस जगह पे रख देना। खत्म हो गया, आपका थर्ड का आंसर आ गया। समझ गए ये चीज? तो यहां पर रख दो, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू सिक्स सी आर। ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर सिक्स माइनस आर, और बी की जगह पे आ जाएगा माइनस वाई की पावर आर। दैट्स इट, ये है आपका आंसर, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर बताओ जल्दी से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर, होल टू दी पावर 12। आपको इसका जनरल टर्म निकालना है, ठीक है? तो क्या होगा, एक बार में बता सकते हो सीधा इसी में पुट कर देते, इस फॉर्मूले में जनरल टर्म के इसमें पुट करके सीधा बता दो, कंपेयर करके। अभी मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, आपको पता ही चल गया होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? एनसीआर। तो क्या हो जाएगा? 12 CR। फिर क्या आएगा? ए टू दी पावर एन माइनस आर। तो ए की जगह पे क्या है भाई? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर। तो एन कितना है? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12 - r। समझ गए? इनटू बी। तो बी की वैल्यू क्या है? माइनस वाई एक्स की पावर आर। तो की पावर में आर रहेगा। समझ में आ गया? बस आंसर हो गया फोर्थ का। समझ गए ये? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वन और टू पे, ठीक है? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पढ़ना तो क्वेश्चन नंबर वन आयुषी, क्या लिखा हुआ है? अ, एक मिनट, ऊपर की हेडिंग भी पढ़ो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव। तो आपका क्वेश्चन नंबर में वन में फाइंड है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। किसके एक्सपांशन में? एक्स प्लस थ्री होल टू द पावर एट के एक्सपांशन में, ठीक है? लेट आता है हमेशा। अरे तो मैं तो 3 बजे। चलो ठीक है। तो यहां तक क्लियर सबको? एक्स टू दी पावर फाइव का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपांशन में, क्लियर ये चीज?
तो अब सबसे पहले कंपेयर करोगे ए बी और एन निकाल लोगे। तो जब कंपेयर करोगे तो ये ए प्लस बी की पावर एन से, तो भाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और एन की जगह पे क्या आ जाएगा 8। क्लियर ये चीज। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, यही होता है। यहां पर पुट कर देते हैं एन सी आर, तो जल्दी देखो क्या आ जाएगा 8C3, सॉरी आर ही रहेगा 8CR, सॉरी 8CR ए की पावर, ए मतलब क्या है एक्स की पावर, एक्स की पावर क्या आ जाएगा एन माइनस आर, मतलब क्या हो जाएगा 8 माइनस आर। फिर बी की पावर, तो बी क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर आर। क्लियर। ये कौन सा टर्म हो गया इसका, कौन सा टर्म है ये, आर प्लस 1th टर्म है ये इस एक्सपांशन में। क्लियर ये चीज। अब बैक टू द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालने के लिए आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आर की वैल्यू 4, नहीं 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 भाई देखो इधर, ये कौन सा टर्म है, ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब ये कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, जनरल टर्म का यही मतलब हुआ। तो आर की जगह पे क्या रखें कि ये एक्स की पावर 5 बन जाए, 3। 3। समझ में आया कि नहीं। हाँ करेक्ट विप्लव, यहां पावर में 5 आना चाहिए, हमको ये मतलब है। ठीक है, ये एकदम सरल सिंपल तरीका बताऊं, यहां पर जो एक्स वाली टर्म है ना, ये जो एक्स वाली टर्म है ना, उसको इक्वेट कर दो इससे, मतलब कि x की पावर 8 माइनस आर को इक्वेट कर दो x की पावर 5 से। समझ गए। तो दोनों की पावर को इक्वेट करोगे तो 8 माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो ये r इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो r की जगह पे 3 डाल दो यहां पर। अब r की जगह पे 3 डालोगे तो देखो सारी जगह पे क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए ये चीज। यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, 8C3, ये क्या हो जाएगा x की पावर 8 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा 5। समझ गए। और ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर हुआ ये चीज सबको। ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, कोफिशिएंट सिर्फ निकालना है एक्स की पावर 5 का। तो एक्स की पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, उसको छोड़ के जो बच गए वो सारे उसके क्या है कोफिशिएंट है। तो आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 8C3 इंटू 3 रेस टू पावर 3। क्या ये समझ में आया सभी को। और 8C3 निकाल लोगे 3 की पावर 3 तो 27 होता है। हाँ शॉर्टकट मैंने बताया ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल, 8 7 जा 56 इंटू 27, फिर बाकी जो 1512, दैट्स इट, हो गया आंसर। समझ गए। हटा दो इस पूरे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करो। विप्लव कुछ समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ना निखिल। कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 हमको निकालना है, ऊपर से पढ़ते हुए आना है ना। ठीक है, ऊपर में हेडिंग लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ a माइनस 2b होल टू दी पावर 12, इसके एक्सपांशन में ये निकालना है। समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिख देंगे tr प्लस 1। समझ में, इसीलिए मैंने थर्ड और फोर्थ को पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में पहले जनरल टर्म निकालना सीखे, फिर 1 और 2 में उसके आगे वाली चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो tr प्लस 1, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR a टू दी पावर n माइनस आर b टू दी पावर r। याद रख लो, जो लोगों को याद नहीं है, थोड़ा लेट से ज्वाइन किए वो। ठीक है, अब जनरल टर्म में इसमें जब लगाएंगे तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में देख के बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले, 12CR, फिर उसके बाद 12 माइनस आर, फिर माइनस 2B की पावर R। समझ में आई ये चीज। ठीक है। हम्म, अब भाई इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से समझना।
यहां पर ना मैं एक काम कर रहा हूं, ये 12CR को पहले लिख रहा हूं, तो पहले ही था। ये जो -2 और b की पावर r है, इसमें -2 की पावर r को अलग कर देता हूं और b की पावर r को अलग कर देता हूं। समझ रहे हो, ऐसा कर सकते हैं ना। और ये जो बच गया इसको लिख देता हूं बीच में a की पावर 12 माइनस r। r की वैल्यू 7 आएगी बोल रहा है। यस ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आपको किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है भाई, ये देखो इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो ये टर्म कब आएगी, आर क्या पुट करेंगे तब आएगी। तो बड़ा आसान है, देख के ही बता सकते हो। आर की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 7। आर की जगह 7 रखोगे तो बी की पावर 7 और ए की पावर 12 माइनस 7 मतलब क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया? तो यहां पर आप पुट करोगे आर इज इक्वल्स टू 7। पुट आर इज इक्वल्स टू 7। तो r इज इक्वल्स टू 7 पुट करने के बाद ये हो जाएगा T7+1 इज इक्वल टू 12C7 और ये हो जाएगा -2 की पावर 7 और ये a की पावर 5 b की पावर 7, ये हो जाएगा। अब आपको सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है, तो लिखो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये 12C7 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देख लो। 12C7 को लिख सकते हैं 12C5, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था, याद है ना, NCR NCN माइनस आर, फिर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 54321 321। ठीक है, तो क्या क्या कटेगा देखो, जो भी एक काट कटेगी उसको देख लेना। ठीक है, क्या आ रहा है फाइनली इसमें 792 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 792। अब इधर एक और चीज, ये -1 की पावर ऑड है, मतलब क्या आएगा ये नेगेटिव, इनटू 2 रेस टू पावर क्या आ जाएगा 7। खत्म। आप इसको यहीं छोड़ दो, बाकी फर्दर कैलकुलेशन नहीं भी करोगे चलेगा। देखो तो पीछे आंसर इसने कैलकुलेट नहीं किया होगा, मेरे ख्याल से यहीं पर छोड़ दिया होगा, यहीं कहीं पर देखना बुक के आंसर में। पूरा कैलकुलेट किया है क्या, ठीक है। कुछ आंसर सभी में ऐसे किया है कि कुछ में छोड़ दिया है ऐसा, सी के टर्म्स में देखो तो सब में कैलकुलेट किया, कोई कोई सा छोड़ दिया है, ठीक है चलेगा। अच्छा जनरल टर्म में थर्ड और फोर्थ तो वो जनरल टर्म वाला था ना। हम्म, चलो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो तो जल्दी से कोई भी। आयुष पढ़ो। तो T4 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये समझ गए किसके एक्सपांशन में बोल रहे हैं, हाँ टू दी पावर 12। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो यहां पर क्या करने वाले हो आप, जनरल टर्म लिखना है TR+1। क्या हो जाएगा ये, नहीं पहले जनरल टर्म लिख देते हैं फिर आर की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ, NCR x टू दी पावर, नहीं n की जगह वो लिख देते हैं ना 12, 12CR फिर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 12 माइनस आर, फिर -2y टू दी पावर r, ऐसे ही हो जाएगा। r को छोड़ के बाकी सब रख दिया है हमने, r को अब लास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो r को रखने के लिए हम देखो यहां से हमको क्या निकालना है, T4 निकालना है। तो T4 को क्या लिखेंगे, T3+1, समझ गए ये चीज। तो r की जगह पे 3 डाल दो, 12C3 x टू दी पावर 12 माइनस 3 -2y टू दी पावर 3। खत्म, आगे सॉल्व कर लेना, जो भी है फाइनल आंसर मिल जाएगा, हो जाएगा आगे का सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये अभी हमने 5 किया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब भाई इधर ध्यान देना थोड़ा सा, अब जो चीज मैं बताने वाला हूं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो जैसे अगर मैं ये लिखता हूं a+b होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये a² + 2ab + b², समझ गए। अगर मैं लिखता हूं a+b होल क्यूब, तो ये क्या होता है a³ + 3a²b+3ab² + b³, ये होता है। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले एक्सपांशन में पूछूं कि भाई इसका मिडिल टर्म क्या है, इसके एक्सपांशन का मिडिल टर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे 2ab, जो बीच में आ रहा है। अगर मैं पूछूं इसका मिडिल टर्म क्या है, तो क्या बोलोगे, इसका मिडिल टर्म ये 2 है,
भाई मिडिल टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते ना। एवरेज वगैरह या मीडियन जैसा होता तो भले वो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसमें दो मिडिल टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इससे कंक्लूजन क्या है? इससे कंक्लूजन ये है कि एन अगर इवन है, एन अगर इवन है तो उसके एक्सपांशन में कितने टर्म होंगे? एन प्लस वन। और वो क्या हो जाएगा? ऑड। समझ में आया? और वो ऑड होगा तो आपको कितना मिडिल टर्म मिलेगा? ओनली वन मिडिल टर्म, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। समझ में आई ये चीज? और वो मिडिल टर्म कैसे मिलेगा? वो मिडिल टर्म आपको मिलेगा एन प्लस वन बाय टू करने से। टूथ टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। समझ गए ये चीज? अब जैसे इसी एग्जांपल में लेते हैं, एन की वैल्यू भाई देखो क्या है? टू। समझ में आ रहा है ये चीज? एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा लास्ट में गलती कर दिया हूं यहां पर। ये जो एन प्लस टू बाई टू होगा, ये एन प्लस टू बाई टू एथ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है भाई? देखो यहां पर टू है, तो यहां पर थ्री टर्म्स आ रहे एक्सपांशन में, और मिडिल टर्म कौन सा होगा? टू प्लस टू मतलब कि फोर, फोर बाई टू मतलब कि टू, मतलब सेकेंड टर्म जो है उसका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। समझ में आई ये चीज? अब आते हैं इस पे। यहां पर एन की वैल्यू क्या है? ऑड। अगर एन की वैल्यू ऑड है तो आपको एक्सपांशन में कितने टर्म्स मिलेंगे? एन प्लस वन टर्म्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कितने टर्म्स मिलेंगे? इवन टर्म्स मिलेंगे। क्लियर ये चीज? तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, टू मिडिल टर्म्स विल बी देयर, टू मिडिल टर्म्स विल बी देयर। और वो जो दो मिडिल टर्म्स होंगे वो कौन से होंगे मैं यहां पर बता रहा हूं। एक होगा एन प्लस वन बाय टू, टूथ टर्म, और दूसरा होगा एन प्लस थ्री बाय टूथ टर्म। ये दो मिडिल टर्म होंगे। जैसे कि यहां पर n की वैल्यू क्या थी? थ्री है, तो थ्री प्लस वन, फोर बाय टू, फोर बाय टू मतलब क्या हो जाएगा? टू, मतलब सेकेंड टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। और थ्री प्लस थ्री मतलब कि सिक्स, सिक्स बाय टू, सिक्स बाय टू मतलब कि थर्ड, तो थर्ड टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो देखो फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड ये दोनों क्या हो जाएंगे? उसके मिडिल टर्म हो जाएंगे। समझ में आया ये चीज सबको? नहीं, अगर हम बायनोमियल एक्सपांशन के रूल फॉलो कर रहे हैं तो उसको उसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है कि ए की पावर घटते क्रम में जाएगी। ए की पावर थ्री, फिर ए की पावर टू, फिर ए की पावर वन, फिर ए की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, बी की पावर वन, बी की पावर टू, बी की पावर थ्री। समझ में आई ये चीज? ओके। तो अगर मान लो मैं इस तरह से पूछता हूं, मान लो अगर आपका एक्सपांशन कुछ ऐसा है, ए प्लस बी की पावर हंड्रेड, ठीक है, तो मुझे बताओ इसके एक्सपांशन में कितने मिडिल टर्म होंगे? एक या दो? कितने मिडिल टर्म होंगे? एक या दो? सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है? इवन। और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा अगर ये पूछता हूं तो बताओ क्या होगा? 51th टर्म होगा। भाई ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? इसको लगाओ ना, एन प्लस टू बाई टू। एन प्लस टू मतलब हंड्रेड, एन कितना है? हंड्रेड। हंड्रेड प्लस टू कितना होगा? 102। 102 बाई टू मतलब कितना हो जाएगा? 51। तो 51th टर्म जो होगा वो उसका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। समझ गए ये चीज? अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी की पावर, ए प्लस बी की पावर 111, तो बताओ कितने मिडिल टर्म होंगे इसमें? दो मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से होंगे इसके मिडिल टर्म? 56th टर्म होगा और 57th टर्म होगा। कैसे बोल रहा है तू? 113 थोड़ी ना होगा। ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना भाई मैंने, ऑड के लिए ये वाला फॉर्मूला। समझ गया कि नहीं? बाकी लोगों को समझ में आया? अगर इवन है तो n प्लस टू बाय टू, अगर n अगर आपका इवन है तो n प्लस टू बाय टू, n अगर आपका ऑड है तो ये ऑड नंबर ऐड होगा। देखो सिंपल तरीका, अगर इवन है तो n प्लस टू बाय टू, ऊपर में इवन नंबर ऐड होगा डिवाइडेड बाय टू। अगर ऑड है तो वन और थ्री ऑड नंबर ऐड होंगे डिवाइडेड बाय टू। समझ गए ये चीज? तो इससे आपको पोजीशन मिल जाएगी मिडिल टर्म की। हटा दो इसको मैं अब। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो चलो माही क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ना। अच्छा, इसमें मिडिल टर्म का कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा। 9x माइनस रूट एक्स होल टू द पावर 18, इसके एक्सपांशन में आपको कौन सा टर्म निकालने बोल रहा है? 13th टर्म निकालने बोल रहा है। मतलब T13 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ।
तो सबसे पहले नहीं, ट्राई करने का अभी टाइम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मेरी लगातार क्लासेस है ना, क्योंकि 4 बजे फिर अगला बैच, 5 बजे अगला बैच, ऐसा करके तो मैं एक्सप्लेन करते हुए ये जल्दी से फिनिश करूंगा। घर में प्रैक्टिस करना। TR+1 जनरल टर्म का एक्सपांशन क्या होता है? NCR A⁻n-R B⁻R। क्लियर ये चीज? तो यहां पर T13 आपको निकालना, तो 13 को क्या लिखेंगे? T12+1। तो अब बताओ क्या क्या पुट करेंगे? सबसे पहले NCR क्या हो जाएगा? 18C12, करेक्ट। फिर A की जगह पे क्या आएगा? 9x⁻18 - 12, करेक्ट। B की जगह पे क्या आएगा? होल टू द पावर R, मतलब कि 12। समझ गए ये चीज? बस आगे बन जाएगा ना ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लो सबसे पहले। हाँ, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, किसके एक्सपांशन में? 3 माइनस x³ अपॉन 6 होल टू द पावर 7। इसके एक्सपांशन में मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो भाई n क्या है बताओ यहां पर? 7, मतलब वो क्या है? ऑड। तो कितने मिडिल टर्म होंगे? एक या दो? दो मिडिल टर्म। और वो कौन कौन से होंगे? n+1/2 टूवेथ टर्म, और कौन सा? n+3/2th टर्म। ऑड है तो ऑड नंबर ऐड कर दो। तो n+1/2 मतलब कौन सा टर्म होगा? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब T4 निकालना है। और n+3 मतलब 7+3 मतलब 10, 10/2 मतलब कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म, मतलब क्या निकालना है? T5 निकालना। तो T4 और T5 ये दो चीजें आपको निकालनी। समझ में आ गया क्या यहां तक? आगे तो कर लोगे ना भाई? हाँ, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ, x+3 x/3 + 9y इज होल टू द पावर 10, और इसमें भी मिडिल टर्म निकालना है। कितने मिडिल टर्म होंगे? कितने मिडिल टर्म होंगे? जल्दी बोलो। एक। कौन सा होगा वो मिडिल टर्म? सिक्स्थ टर्म, क्योंकि यहां पर क्या है? 10 है, तो 10+2 12, 12/2 मतलब सिक्स्थ टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। समझ गए? नेक्स्ट। हाँ बोलो। अरे नहीं ना भाई, तू स्टार्टिंग का कंसेप्ट भूल गया। इसमें पावर 10 है तो एक्सपांशन में 11 टर्म होंगे ना। याद आया? तो 5 इधर 5 इधर, तो बीच में एक। यहां तक क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 9 करें अब जल्दी से। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ a⁻m इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ a⁻n, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहा है? इसके एक्सपांशन में इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव कर रहा है। कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने से और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उससे अच्छा तरीका ये समझो, आप सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकाल लो। जनरल टर्म बोले तो क्या होगा? TR+1। क्या होता है जनरल टर्म एक्सपांशन? NCR। तो n की जगह पे भाई यहां पर क्या है? तो क्या लिखेंगे? M+N⁻⁻, ये चीज क्लियर? फिर क्या होता है? 1 की पावर जो भी आएगा छोड़ दो, वो 1 ही हो जाएगा। फिर क्या आएगा? A की पावर में क्या आएगा? R आएगा। याद आया? 1 की पावर A की पावर n-R, B की पावर R। क्या ये चीज सबको क्लियर? तो इसका मतलब TR+1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? M+N⁻⁻R। ये क्या है? इसका जनरल टर्म है। ये चीज समझ गए? अब भाई आपको किसका किसका कोफिशिएंट चाहिए? ए की पावर m का चाहिए पहले तो ए की पावर m का कोफिशिएंट कब मिलेगा? आर क्या पुट करेंगे तो मिलेगा? आर की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? m। तो आर की जगह पे m पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? Tm+1 इज इक्वल्स टू M+N⁻⁻m यही हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ सबको? इसका मतलब कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ A⁻m क्या होगा? बोलो जल्दी। M+M
m प्लस n c m, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो सिमिलरली r इज इक्वल्स टू हम n पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये n प्लस वन हो जाएगा, ये m प्लस n c n a टू द पावर n। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल्स टू m प्लस n c n हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या करना है, आपको इक्वल करना है, इक्वेट करना है। क्लियर ये चीज? तो हम दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। आपको प्रूव करना है, सॉरी, आपको प्रूव करना है कि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, ये प्रूव करना है। मतलब ये दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो भाई अभी तक तो इक्वल दिख नहीं रहे ना, यहाँ m प्लस एन सी एम और यहाँ m प्लस एन सी एन इक्वल नहीं है, तो कैसे करोगे इक्वल प्रूफ? नहीं, कोई रीजन, पूरा मैथमेटिकल रीजन बताओ, ऐसा नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगा बताओ। ये दोनों का आरएचएस को इक्वल प्रूफ करना है हमको एक्चुअल में, तो एलएचएस ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। बताऊं मैं? हम्म, नहीं। कॉम्बिनेशन में तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, पढ़ा है ये प्रॉपर्टी? याद आया कि नहीं? हाँ, तुमने नहीं पढ़ा क्या कॉम्बिनेशन? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो 5c2 की वैल्यू निकालनी है, 5c2, तो 5c3 के बराबर होती है वो। जैसे कि 10c2 की वैल्यू 10c8 के बराबर होती है, ये दोनों सेम होती है, समझ में? तो ये NCR है, तो NCN माइनस आर मतलब 10 माइनस टू, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई हम यहां पर देखो, तो यहां पर NCR तो M प्लस एन सी, ये क्या हो जाएगा? m प्लस एन माइनस एन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? देखो एन सी एन माइनस आर लिखा है, तो भाई एन सी एन माइनस आर, समझ गए ये चीज? जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस एन और ये माइनस एन कट जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? m प्लस एन सी एम, यही बचेगा। ये किसका कोफिशिएंट आप निकाले? कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर n। तो अब देखो दोनों के कोफिशिएंट जो हैं अब आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों के कोफिशिएंट क्या है? इक्वल, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? जिनको याद नहीं इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है प्रॉपर्टी, बायनोमियल में स्पेशली तो ज्यादा ही, क्योंकि ना वो कोफिशिएंट निकालना इजी हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ओके, हाँ, तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो निखिल ध्यान से पढ़ना, तेरे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आरकेसी में और तुम लोगों के स्कूल में बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे बताना पड़ेगा। ध्यान से पहले समझना क्या लिखा है। बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वंथ, आर्थ एंड आर प्लस वंथ टर्म आर इन रेशियो 1:3:5। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, कोइफिशिएंट ऑफ आर माइनस वंथ, या ऐसा लिखने की बजाय ना ऐसा लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस वन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस वन इज टू कोफिशिएंट ऑफ टी आर इज टू कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन। इन तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है। क्या है रेशियो? 1:3:5, ये गिवन है। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट है कौन से एक्सपांशन के हैं ये भी बोल रहा है। किसके एक्सपांशन के हैं ये? x प्लस वन टू दी पावर n के एक्सपांशन के ये कोफिशिएंट है। तो यही है पक्का, x प्लस वन की पावर n। ठीक है, मैं भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या? मैं इसको ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? 1 प्लस एक्स की पावर n चलेगा ना?
ठीक है, ऐसा लिखने में आसानी क्या है पता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। तो ए की पावर ज्यादा इजी है कि बी की पावर? बी की पावर ज्यादा इजी है ना, बी की पावर आर है वो ज्यादा इजी, ए की पावर एन माइनस आर थोड़ी ट्रिकी लग रही है ना यहाँ पर, समझ रहे हो? तो इसलिए ए को वन बना दो, जिससे वन की पावर कुछ भी वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो जिससे ना कैलकुलेशन इजी हो जाता है। समझ में आया ये चीज? तो अगर यहां पर हम इसके आरथ टर्म की बात करें तो जनरल टर्म के एक्सपांशन से इसका आरथ टर्म, नहीं आरथ, ये भी मैंने एक चीज गलत लिख दी, आर प्लस वन टर्म है ना, ये असल में आर प्लस वन टर्म ये होता है। ठीक है, तो इसका आर प्लस वन टर्म क्या होगा? टी आर प्लस वन क्या होगा? देख के बताओ जल्दी से, इसका आर प्लस वन टर्म क्या होगा? एनसीआर आएगा ही, एनसीआर लिख देता हूं, एनसीआर। फिर ए तो वन है भाई, वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहना। बी क्या है? एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटू एक्स की पावर आर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये कौन सा टर्म हो गया? टी आर प्लस वन वाला टर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझना, टी आर आरथ टर्म क्या होगा? आरथ टर्म क्या होगा? अब आर को बदल दो आर माइनस वन से, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके पहले वाला होगा, मतलब टी आर एन सी आर माइनस वन एक्स टू दी पावर आर माइनस वन। समझ गई ये चीज? अब आर माइनस वन टर्म कौन सा होगा? एन सी आर माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर आर माइनस टू, यही हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, हाँ। एक मिनट, अभी अभी तूने ये वर्ड मिस कर दिया। क्या बोल रहा है? उसके सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो हमको सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, मतलब कि ये और ये। समझ रहा है कि नहीं? ये है, तो अभी इसको ऑर्डर में भी लिखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले किसका कोफिशिएंट बोला? आर माइनस वन था, मतलब इसका कोफिशिएंट, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन सी आर माइनस टू इज टू। फिर आरथ का कोफिशिएंट मतलब एन सी आर माइनस वन इज टू। फिर इसका कोफिशिएंट मतलब एन सी आर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? वन इज टू थ्री इज टू फाइव। क्लियर ये चीज? एक सेकंड, हाँ मैं कोचिंग में ही हूँ। हाँ, क्लियर ये चीज? हम्म, ओके, तो ये हो गया। अब ये इसके बाद हमको क्या करना है? ये तो गिवन है, हमको एन और आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई एकदम सिंपल सा मैथमेटिकल फंक्शन समझो। अगर आपको दो अननोन निकालना है तो आपको दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी दो अननोन निकल सकते हैं। तो हमें, हमारे पास तो अभी एक ही रेशियो गिवन है, इसको हम दो इक्वेशन में तोड़ेंगे। कैसे दो इक्वेशन में तोड़ेंगे? पहले हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, कितना लेंगे? वन इज टू थ्री। फिर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, कितना लेंगे? थ्री इज टू फाइव। और उससे दो अलग अलग इक्वेशन एन और आर की मिलेगी। समझ में आई ये चीज? तो पहले और दूसरे को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये एन सी आर माइनस टू डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन, यही मतलब हुआ इसका, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री। क्लियर ये चीज? और बाद वाले दोनों को लेंगे तो क्या होगा? एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव। क्या ये समझ में आया सभी को? सॉरी। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसको इक्वेशन में बदलना है। अभी तक तो भाई ये इक्वेशन है नहीं ना, अभी तक तो ऐसा है। इक्वेशन में बदलने के लिए पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो थ्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? थ्री टाइम्स एन सी आर माइनस टू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन सी आर माइनस वन। ऐसे ही होगा, वन से मल्टीप्लाई हो तो वन ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझना, फिर से मैं कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला रहा हूं। एनसीआर का एक्सपांशन क्या होता है? याद है एक्सपांशन? एनसीआर कैसे करते हैं एक्सपांड? एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। तो अगर मैं इधर पे लगाऊं वो फैक्टोरियल, तो क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा? हाँ, हाँ एक मिनट, बस एक मिनट, यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना। एन माइनस, हाँ बिल्कुल सही, तो एन माइनस आर माइनस टू ऐसा आएगा।
तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें कई गलती होती है कई बच्चों की, ध्यान देना इसमें। वैसे ही सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? अब ऊपर का ये दोनों तो कट गया, एन फैक्टोरियल, समझ गए ये? इधर पे क्या बच गया, 3 अपॉन, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, आर माइनस टू फैक्टोरियल, ये इधर ब्रैकेट खुलेगा तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, राइट साइड में, सॉरी प्लस टू, हाँ प्लस टू। यहां पर इधर पे क्या हो जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? कौन सा? हाँ, वो कैसे होगा वो तुम लोग बताना। हम्म, गलत। ये आर माइनस टू को जब बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर आर माइनस वन नहीं बचेगा। क्या बचेगा फैक्टोरियल के अंदर? अच्छा, इसको बाहर निकालेंगे तो आर माइनस वन को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? हाँ, अब सही बोला, अब दोनों कैंसल आउट होगा, समझ में? तो पहले इसको बोला था, मेरे को लगा। हाँ, तो ये वाला आर माइनस टू फैक्टोरियल जैसा है वैसे ही रहने देंगे। राइट साइड में 1 अपॉन, ये वाला जो टर्म है ना, इसमें आर माइनस वन को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे। तो फैक्टोरियल का रूल याद है ना, जिसको फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं अंदर में माइनस वन ऑफ दैट नंबर बचता है। तो यहां पर फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, आर माइनस टू फैक्टोरियल बचेगा, जिससे कि बाद में ये दोनों फैक्टोरियल वाली टर्म्स कट जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि फैक्टोरियल को हटा दो, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों की, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। इन दोनों में से किसको किसको छोटा किया जा सकता है, कौन सा बड़ा है उसी को छोटा किया जा सकता है, ये बड़ा है। तो इसमें से ये जो है पूरा फैक्टोरियल से बाहर निकलेगा, एन माइनस आर प्लस टू। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, एन माइनस आर प्लस वन, ये बचेगा। और यहां पर जो बचा था वही बचा है, एन माइनस आर प्लस वन। समझ में आ गया ये चीज? तो ये दोनों चीजें अब कट जाएंगी, ये वाला और ये वाला पार्ट कट जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब क्या करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान देना, आर माइनस वन इधर गया तो 3 टाइम्स आर माइनस वन, ये उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बच जाएगा, एन माइनस आर प्लस टू। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 3r-3। राइट साइड में क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस टू। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब एक काम करो, ये दोनों टर्म को इधर भेज दो और -3 को उधर भेज दो, तो ये इधर जाएगा तो 4r हो जाएगा, माइनस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। ये भाई बनी आपकी एक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही दूसरा इक्वेशन, वो जो दूसरा एक और हिस्सा था ना, ये वाला दूसरे वाले रेशियो को लेके दूसरी इक्वेशन। हाँ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो चाहो, तो उससे आपको एन और आर मिलेगा। एक चीज याद रखना है, एन और आर हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे, वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो पॉइंट में नहीं हो सकते, ठीक है। तो बन जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कंप्लीट कर लेना इसको। तो कुछ लिख नहीं रहा है, बन जाएगा ना पक्का? हटा दो इसको फिर मैं, विप्लव। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। पढ़ना आयुषी। हाँ, समझ में नहीं आया तो मैं लिखता हूं, देखो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in expansion of 1 plus x to the power 2n is 2 times
द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। ठीक है। अब अब जो सामने लिखा है उसी से मैं समझाता हूं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो डबल होगा इसके एक्सपांशन में आने वाले x की पावर n के कोफिशिएंट से। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब अगर इसके एक्सपांशन में x की पावर n का कोफिशिएंट मान लो 8 आ रहा है, तो इसके एक्सपांशन में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? 4 आएगा। इस तरह की कुछ चीजें हमको प्रूव करनी है। तो हमको एक्चुअल में क्या प्रूव करना है? ये जो लिखा है मैंने वही चीज प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमको दोनों के एक्सपांशन में x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? ऐसा आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 2n, पहले सबसे पहले ये वाला बायनोमियल लेते हैं। ठीक है। इस बायनोमियल में इसका जो r प्लस वन टर्म होगा, टी आर प्लस वन जनरल टर्म, वो क्या होगा सबसे पहले बताओ। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? 2n सी आर, फिर a की पावर कुछ भी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी, b मतलब x की पावर r। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब भाई हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए? देखो किसका कोफिशिएंट चाहिए हमको? x की पावर n का। वो कब मिलेगा? इसमें क्या पुट करने से मिलेगा? x r की जगह पे क्या पुट करने से मिलेगा? n पुट करने से मिलेगा। तो r की जगह पे n डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? tn प्लस वन इज इक्वल्स टू 2n cn इंटू x की पावर n। समझ में आई ये चीज? नहीं होता। 2n cn, ncn 1 होता है। हाँ, लेकिन 2n cn 1 नहीं होता है। नहीं होगा। जैसा है वैसे ही रहेगा वो। ठीक है। एक बात बता मेरे को, 8c4 क्या 2 होता है? नहीं होता ना। लेकिन 4c4 तो 1 होता है, लेकिन 8c4 थोड़ी ना वो होगा। क्लियर? हम्म। 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। क्लियर? इसको हटा दो। हाँ। अभी इधर ध्यान देना, ये हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर यहां पर अगर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, ये क्या आ गया? 2n cn। क्लियर ये चीज? ठीक है। ओके। ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। आ, वसफा एक मिनट सुनना मेरी बात। अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है। अभी क्लास 11th की चल रही है, तो कनेक्टेड रह सकते हो। जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे तब हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। Okay, sir. ओके। हाँ, सो ये हो गया। अब आते हैं इस पार्ट पे। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन एक्सपांशन ऑफ दिस। तो इस वाले पार्ट का मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म होगी हमारी, वो क्या होगी बताओ? जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस वन, क्या होगा जल्दी बोलो? 2n माइनस वन सी आर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद x टू दी पावर r, ये हो जाएगा। अब आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए? x टू दी पावर n का। तो x टू दी पावर n का कोफिशिएंट कब मिलेगा? जब r के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? n पुट करोगे। क्लियर ये चीज? तो r के प्लेस पे n पुट करोगे तो ये हो जाएगा tn प्लस वन इज इक्वल टू 2n माइनस वन cn, और ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? इट मींस कोफिशिएंट coefficient of x to the power n in the expansion of this binomial is 2n minus 1 cn। क्लियर हुआ ये स्टेप? अब देखो आपको क्या जो प्रूव करना है उसमें फिर से आते हैं। आपको प्रूव करना है दैट दिस नंबर इज डबल द दिस नंबर। आपको ये प्रूव करना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब कैसे प्रूव करेंगे? अब हम ना इसी वाले पार्ट को एक्चुअली सॉल्व करना चालू करते हैं। इस वाले पार्ट को हाफ लाना पड़ेगा ना, या इस वाले पार्ट को लेके चले गए? इस वाले पार्ट नहीं,
या दोनों के एक्सपांशन निकालना पड़ेगा अलग अलग। चलो 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। आगे इसी इसी की बात सॉल्व करते हैं आगे, ध्यान से समझना। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। ये बन जाएगा क्या? ये स्टेप समझ में आए? क्या किया यहाँ पर मैंने? एनसीआर का एक्सपांशन लगा दिया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फर्दर ये क्या बन जाएगा? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? n फैक्टोरियल। यहां पर ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। क्लियर यहां तक? थोड़ा सा समझने में ट्रिकी हो जाएगा, बट प्रूफ तो समझ आ जाएगा, लेकिन हमको दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2n करना पड़ेगा एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं बोल रहा था, बट समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ इजियर वे सब सोचते हैं, इजियर अप्रोच, ठीक है, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया था, इसके बाद में कुछ इजियर अप्रोच कैसे प्रोसीड करूं। यहां से करें क्या? इसको लेके करते हैं, ज्यादा इजी होगा। इसको लेके चलते हैं, इसको लेके, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या था? 2n यही था। इसमें एनसीआर का एक्सपांशन लगाते तो क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसा ही हो जाएगा, समझ में आई ये चीज? तो न्यूमरेटर 2n फैक्टोरियल एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये n फैक्टोरियल एज इट इज, और ये क्या बनेगा? ये भी क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल बन जाएगा। समझ में? हाँ, रुक जाए 1 मिनट, नहीं नहीं बोल सकते। दोनों देखो, दोनों का अलग मतलब है भाई। 2n होल फैक्टोरियल एंड 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, दोनों का मतलब अलग होता है। इसका मतलब फैक्टोरियल निकलने के बाद डबल करना, इसका मतलब डबल करने के बाद फैक्टोरियल करना। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसा इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो मैं कहां पर था? हाँ, यहां तक का एक्सपेंशन समझ में आ रहा है सभी को? अब हमको इसको क्या प्रूफ करना है? दिस टर्म इज ट्वाइस दिस टर्म। क्लियर? तो हम इस टर्म के एक्सपांशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसका जो एक्सपांशन होगा ये क्या होगा? 2n माइनस 1, वैसे हमने किया था थोड़ी देर पहले, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। ऐसा हो जाएगा। एक स्टेप और किया था तो क्या आ गया था? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये था n फैक्टोरियल, और ये क्या आया था? n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर ये चीज? कोई आया था क्या अंदर? हाँ, अंदर आ जाओ वेदांश। आ रहे हो लोग, चलो ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? हम्म। इसके बाद ये वाले पार्ट पे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ये किसकी वैल्यू है? 2n-1 cn की वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू को हम इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले 2n को बाहर निकालना पड़ेगा फैक्टोरियल के। तो अगर 2n को मैं फैक्टोरियल के बाहर निकालता हूं तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? 2n-1 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है ये चीज? डिवाइडेड बाय ये n फैक्टोरियल पहला वाला एज इट इज, इस वाले n फैक्टोरियल में से भी n को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसको भी क्या बनाना है? n-1। तो उसमें से भी n को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? तो ये n और ये n कट गया, तो अभी बचा आपके पास 2 इंटू n, 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? और ये पूरी वैल्यू देखो किसके इक्वल है? ये पूरी वैल्यू देखो, यहां से यहां वाली, ये वाली पूरी वैल्यू इसके बराबर है, 2n-1 cn। तो ये आपका प्रूफ हो गया। 2n cn इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2n-1 cn। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि इसका कोएफिशिएंट इज 2 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ अदर वन। क्लियर? वेदांश, ओम, तन्मय, आ जाओ अंदर। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, एंड करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बायनोमियल।
हाँ कल मॉर्निंग का जो टाइमिंग जो भी रहने वाला है मैं ग्रुप में डाल दूंगा एक बार, ठीक है।